ये मेरी साहित्य कोश में एक नया शब्द है। क्यों संजय जोशी आप मुझे लाए हैं जो है, तो बिना किसी औपचारिक संबोधन के बीकानेर के जो गूदड़ी के लाल यहाँ बैठे हुए सारे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आप देखिए कैसे कैसे लोग हैं बीकानेर में, आपसे लेके दीपक जी से लेके कुमार गणेश तक, और सारे मित्र से होगी अपने अपने फन के माहिर लोग। मुझे कभी कोई यकीन नहीं होता कि वाकई बीकानेर से इतनी प्रतिभाएं हैं, इतने लोग हैं। और अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो मैं मिस करता बहुत जो है। अलग अलग क्षेत्रों की विधाएं हैं बीकानेर में। कोई उद्योगपति है, कोई ज्योतिष है, कोई लेखक है, कोई साहित्यकार है, कोई धर्मगुरु है, सब तरह का पत्रकार हैं, सम्मिश्रण। और संयोग की बात है दीपक जी की, अगर हम यहाँ से सीकर से निकलते हैं तो ये बीकानेर से पहले जो इलाका है आपका सरदार शहर, सादुलपुर, इस तरह का, यहाँ तो लगता है कदम कदम पे प्रतिभा के बीज भगवान ने बोए हैं ऐसे, जो आज खड़े हो गए हैं। कोई कलकत्ता में रूल कर रहा है, कोई कहीं और रूल कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में जरूर लिस्ट होगी, वसुंधरा जी यहाँ भी थी पहले, अब भी होगी इनके पास या उसका पास, इसको हम प्रवासी राजस्थानी कहते हैं जिसको। तो प्रवासी राजस्थानी देश विदेश में आज हैं, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग बस यहाँ से चालू होते हैं, सीकर से बीकानेर तक, इधर उधर 50 किलोमीटर, इधर 50 किलोमीटर। भगवान जब प्रतिभा बांट रहा था तो शायद बहुत सारी प्रतिभा, उसका अधिकांश हिस्सा भगवान ने यहाँ डाला, और वो सारी प्रतिभाएं आज उभर के सामने हैं। मैं स्वयं को प्रतिभा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे भी सौभाग्य है कि मेरा जन्म भी बीकानेर में हुआ जो है। और हम लोग पाकिस्तान से आए थे रिफ्यूजीज, तो सरकार ने मरब्बा देते थे उन दिनों। घग्गर नदी की बाढ़ आया करती थी हनुमानगढ़ बीकानेर के बीच में। तो 7 सितंबर 1950, 73 साल पहले मेरा जन्म बीकानेर का जो सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकारी, उसकी सराउंडिंग बड़ी खूबसूरत है। देखा आपने, लगता नहीं कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ सरकारी अस्पताल में। फिर हम लोग राय सिंह नगर चले गए, बीकानेर का एक्सटेंशन है, उसी के अंदर जो है बाढ़ आया करती थी घग्गर की। 2-3 महीने सब ठप हो जाता था, चलते थे वहाँ से। तो बीकानेर से बहुत पुराना रिश्ता है। फिर राय सिंह नगर गए तो उसके बाद ही बीकानेर आना जाना होता था। एक हेडक्वार्टर था एक तरह से जो है। एक कोई उन दिनों सरकार ने एक खेत दिया था, मरब्बा कहते हैं जिसको, तो उसका कोई कोर्ट कचहरी छोटी मोटी हो गई होगी। तो जो वकील साहब थे वो बीकानेर के थे। वकील का दर्जा बहुत बड़ा था उन दिनों, क्योंकि उन दिनों हजारों की संख्या में नहीं थे लोग, गिनती चुनती के लोग वकालत करते थे। तो हम भी गांव से आते थे, तो गन्ने के उठा के, कभी वो गेहूं के कुछ उठा के 5-7 किलो ऐसे वकील साहब के मनमार में जाते थे वहाँ पे। और जब रेलवे स्टेशन से बाहर आते थे तो वो छोटू मोटू जोशी, वही कचौरी है, वही आलू की सब्जी और पूड़ी जो है, तो बस वही चलता रहा जीवन में। अब भी बीकानेर जाते हैं कभी, अब तो परिवार सब जयपुर में शिफ्ट हो गया, लेकिन बीकानेर जो जाते हैं तो वो दिनों की याद आती है। पिछली बार दीपक अग्रवाल का सारा वो देखने गए थे कि कैसा साम्राज्य इन्होंने वहाँ बनाया और कितना सफाई साफ सुथरा प्रोडक्शन इनके यहाँ होता है। तो शहर में गए वापस, तो बीकानेर की गलियों से गुजरते हैं और वही पुराना थोड़ा बहुत जितना स्मृतियों में है कि ये गुरुद्वारा था जहाँ, और ये इस तरह से था। तो आज बहुत मुझे अपनापन लगा। और आप तो बिल्कुल ही ग्रास रूट पे सन ऑफ द सॉइल हैं बीकानेर की, कि लेखक भी बीकानेर से इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में लिखने वाला जो है। तो आर्थिक सफरनामा के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत। और एक खास बात क्या है कि विनम्रता ही व्यक्ति का श्रृंगार है। आपकी विनम्रता से मैं बहुत प्रभावित हूँ जो है। और थोड़ा सा ये भी होता है कि बैकग्राउंड का, हमारे यहाँ क्या, जब हम पाकिस्तान से आए तो हमारे घर में भी जो सबसे बड़ा लड़का होता था उसको सरदार बनाते थे, ऐसा पगड़ीधारी सरदार जो है। तो हमारे जो बड़े ब्रदर हैं, सबसे बड़ा लड़का होता था तो उसको बनाते थे। तो मुझे थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा लगाव थोड़ा ज़्यादा महसूस हुआ आपको देख के और करके। और लिख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि देश विदेश में आपके आर्टिकल छपते हैं राष्ट्र में,
तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि फर्स्ट इंडिया अखबार निकलता है हमारा, तो उसमें हर महीने में आप एक आर्टिकल लिखिए। अखबार छोटा है लेकिन प्रभाव बहुत है। हम उसकी केवल 2500 कॉपी छापते हैं और 20 लाख लोग हमें उसको वेब पे देखते हैं, लेकिन वो जो 2500 कॉपी हूज़ हो जाती है। खुद अभी सीएम साहब ने कहा था भी ये अखबार जो है ना ओपिनियन मेकर है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लाइफ में, और दिल्ली में सत्ता के जो शीर्ष स्तर हैं वहाँ पे इस अखबार के टुकड़े जो रेलेवेंट होते हैं देखे जाते हैं। तो आप लिखिए हमारे लिए, वंस ए मंथ लिखिए। तो संजय भाई इनका परिचय अनीता आड़ा से कनेक्ट करवा दीजिए आपस में, तो अच्छा लगेगा। कम से कम एक माह में एक बार तो बीकानेर का व्यक्ति याद आएगा जो है एक तरह से, तो अच्छा लगता है दैट विल है। और आपने बात की अर्थव्यवस्था की, और इस पर एक बात से मैं और प्रभावित हुआ कि आपने कहा कि बीकानेर ने बुलाया है तो आप छोड़ के 16 में वापस घर आ गए पिताजी के साथ। तो मेरा यही कहना है कि यही जीवन है, बस माँ बाप के साथ रहना, उनका ध्यान रखना। माँ बाप से डिफरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि एज जनरेशन गैप होता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करो कि माँ बाप कम से कम नाराज होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन कम से कम हो जो है। तो आप आए तो आपके इस भाव का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ कि सब कैरियर उसको एक तरफ रख के आप वापिस बीकानेर आए, उनके साथ रहे। क्योंकि जो सुख है ना, जिसे कहते हैं माई होम स्वीट होम, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी ये है। इसलिए मैंने जब ईटीवी का कारोबार संभाला 2008 में, तो रिलायंस के साथ रह के हमने 18 चैनल खोले पूरे देश में। 500-600 करोड़ रुपए लगे होंगे उस समय। तो देश चालू होता था केरल से, त्रिवेंद्रम से और जयपुर पे खत्म होता था। लेकिन है ना कि और होम स्वीट होम, तो मैंने सिस्टम ऐसा बनाया था कि मैं सुबह चलूँ यहाँ से, त्रिवेंद्रम पहुँचूँ, 6 घंटे मीटिंग लूँ, रात को 11 बजे आके वापस घर सो जाऊँ। घर तो घर है, अपना बिस्तर है जिसे कहते हैं। तो आपके इस भाव का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बाहर नहीं जाएं, बाहर जाएं, कैरियर बना के लौट आएं। बाहर की बात से मुझे एक घटना और याद आती है जो है कि जब मैं रायसिंह नगर में था, मैंने 10वीं क्लास पास की। हम 8 भाई बहन हैं, ज़्यादातर हमारे घर में IAS नौकरियों में लोग हैं, अभी सब माँ बाप के आशीर्वाद से बने हैं। तो जब मैंने 10वीं क्लास पास की तो दीपक जी, तो वहाँ नौकरी की बात होती थी, बच्चा पढ़ गया तो नौकरी देखो। हमने नौकरी देखी तो रायसिंह नगर में, उसमें क्या बिजली के बिल बटा करते थे RACB में। ये ऐसा नहीं था, ये ऑनलाइन और ये सब नहीं था, तो बिल डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। तो 80 रुपए की नौकरी मुझे भी मिली बिल डिस्ट्रीब्यूटर की, और मैं बड़ा खुश ज्वाइन करने जाने लगा तो माँ बीच में आ गई। माँ ने कहा नो, पिताजी को कहा कि नौकरी नहीं करेंगे, ये जयपुर जाके पढ़ेंगे। और सबसे बड़े भाई जो घर में थे, गॉडफादर, जो मैंने कहा हमारे यहाँ सरदार बनते हैं, तो वो जयपुर में थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो मुझे उन्होंने यहाँ भेज दिया। तो माँ जब बस स्टैंड पे छोड़ने आई, रायसिंह नगर जो है नहर के पास में बस स्टैंड हुआ करता था, बिजली का दफ्तर भी इसके सामने हुआ करता था जो है। और अब तो कई बार मैं सोचता हूँ कि अब जाती उम्र में ना बार बार मन करता है कि अपन रायसिंह नगर ही जाएं, कम से कम 2-4 महीने में एक चक्कर लगाई आओ, स्मृतियाँ देख लो, उनको निहार लो, आंखों में बंद कर लो, फिर ये पल आए कि ना आए जैसे। एनी हाउ, तो फिर वो माँ मेरे को छोड़ने आई बस स्टैंड पे। तो मैं बस की खिड़की में बैठा हुआ था, तो बहुत बहुत जोर जोर से मैं रोया, स्वाभाविक था। तो मुझे देख के माँ भी रोई, लेकिन माँ ने रोते हुए पास आके कहा कि बड़ा आदमी बनने के लिए घर छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो वो छोर है जीवन का, बड़ा बनने के लिए घर जाना पड़ता, बाहर जाना पड़ता है। फिर ये कि बड़ा बन के लौट भी आओ वापस वहां पे, अपना अपना विचार है। और हम देखा कि अंत जो है, अंत जैसे जैसे व्यक्ति जीवन में उम्र बढ़ती है, मैं तो अभी 73 हूँ, तो मुझे महसूस नहीं हुआ, कभी महसूस मुझे भी हो जाएगा। लेकिन जब 80 में आ जाते हैं या कुछ लोग 73 महसूस होता है, चाहे वो जसवंत सिंह थे दिल्ली मंत्री या कोई थे, कितना बड़ा आदमी हो, राजदूत हो, कहीं मुख्यमंत्री हो, जैसे उम्र बढ़ती तो आदमी का मन करता है अपने घर चलो, वहीं चलो जो है। तो वो एक अलग ही आनंद है जीवन में, अपने घर में अपने सर्कल में रहने का। और हर आदमी के जीवन का अपने एक शहर में बसता है। अब हमें जयपुर अच्छा लगता है, आपको बीकानेर अच्छा लगता है,
उसके बाद दुनिया में कुछ ही अच्छा नहीं लगता, लगता है कि यार वहीं रहें, वहीं जाएं आए। तो ये जो आज आपने ये जो जज्बा दिखाया और सब लोग आए इसमें आर्थिक सफरनामा में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं 70 साल पुराने बीकानेर में लौट गया हूँ और सबसे आगे है और सबसे अच्छा लगा। और रही बात अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था के बस मैं केवल 2 मिनट और लूँगा। मैंने पहले इसलिए प्राथमिकता लिया कि मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो मैंने कहा दीपक जी से क्षमा मांग लेंगे कि मैं पहले बोल लेता हूँ और फिर निकल जाऊँगा, जो है ये। तो अर्थव्यवस्था की जो बात है देश में, तो प्रधानमंत्री कार्यशैली को लेकर आप विवाद कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मोदी सरकार में ये तो तय है कि अर्थव्यवस्था तो आकाश पर पहुंच गई ना। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होती है, एक होती है आम आदमी की अर्थव्यवस्था। आम आदमी की अर्थव्यवस्था हम डिबेट हो सकती है कि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, या दवाई महंगी है, या चना दाल महंगा है, ठीक है ना। लेकिन जो आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, यूरोप का हाल देख रहे हैं, आर्थिक क्राइसिस, आर्थिक कठिनाई, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय इसको अपन कहते हैं कि फॉरेन से पैसा आ रहा है, विदेश से आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो लोग अद्भुत हैं। सरकार जो है, आप देखिए अभी एक मंत्री हैं इस सरकार में, नितिन गडकरी। पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि एक सड़क से चुनाव जीत जाएंगे लोग। वो सड़क चाहे राजस्थान में बनाएंगे या देहरादून में बनाएंगे, कलकत्ता में बनाएंगे, कहीं बनाएंगे, आप देखिए क्या मिरेकल हो रहा। एक सड़क बनी है ये 2 साल वाली, कितनी चर्चा होती है इसकी, और ये नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग है। एक सड़क को इनकैश कर रहे हैं, ये देश में पहले भी होता था, लेकिन आपका तरीका काम करने का उसको जो है, और क्वालिटी इंप्रूव होगी नितिन गडकरी की। तो इस सड़क की इतनी चर्चा होती है, मैं देखता हूँ इसी एक सड़क की। ऐसे आप देहरादून देख लीजिए, जितने धार्मिक स्थान आता है, जो आप दिल्ली से निकलते हैं, मसूरी जाते हैं या देहरादून जाते हैं या 4 धाम जाते हैं, तो सब नक्शा बदल गया। आप देख रहे हैं कि 6-6 लेन सड़कें बन रही हैं वहाँ पे। दिल्ली देहरादून 4 घंटे में, 3 घंटे में आप पहुँच रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या चमत्कार हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी बातें हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थोड़ा सा लग्जरी है, रोटी कपड़ा मकान होने के बाद ही इंफ्रास्ट्रक्चर की याद आती है आदमी को, लेकिन हो रहा है देश में जो है। तो अर्थव्यवस्था का तो 1991 में जो प्रोसेस चालू हुआ था, बहुत आगे बढ़ गया है। अब इस पर डिबेट होती है कि आम आदमी की महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन पे क्या है क्या नहीं, ये सब लंबे डिबेट की बातें हैं। लेकिन मोटे समग्र रूप से अगर हम अर्थव्यवस्था को आज देश में देखते हैं, तो आज अर्थव्यवस्था कम से कम स्थायी है। आपके सोने के भंडार खाली नहीं है, आपके विदेशी मुद्रा के भंडार खाली नहीं है, और जो भी पैरामीटर होते हैं, जो मैं तो समझता ही हूँ, GDP XYZ ये क्या है, जो अर्थशास्त्र के लोग समझते हैं, आप समझते हैं, लेकिन मैं तो एक मोटे तौर पर देखता हूँ कि दुकानें खुली हैं, राशन मिल रहा है समझ लीजिए, और बाजार में चीज़ें मिल रही हैं। पाकिस्तान की तरह ये नहीं कि टमाटर 200 रुपये किलो हो गया, यहाँ पता नहीं, हो सकता यहाँ भी 200। क्या भाव है कविता टमाटर यहाँ? अच्छा, तेरे को गलत पूछ लिया मैंने। हाँ, कितना है टमाटर भाव यहाँ? 30-40 रुपये एक बात का भाव है। कल मैं भारत 24 पे देख रहा था कि वो टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा, मेरे ध्यान में बात आ गई। मतलब है कि ओवरऑल एक तरह से व्यवस्था है, लोग दुकानों को लूट नहीं रहे, कुछ आ नहीं रहे, भाग रहे, कबीले बन गए हैं राज्यों में, देशों में, आप देख रहे हैं वो नहीं है, देश में शांति व्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था में क्या है, बहुत कुछ है, अच्छा हो रहा है, और कमियां तो हर जगह होती हैं, और अच्छा हो। ये दिल है कि भरता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं है। हम भी चाहते हैं कि यार पेट्रोल 33 रुपये बिकवा दो ना, एक दिन GST हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, मन तो आता है ना आदमी का। और क्या पता चुनाव आएंगे तो कोई चमत्कार ऐसा हो भी जाए किसी समय। अभी तो क्या है कि 6-8 रुपये कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, आते हैं जाते हैं, चलता है इस तरह का। लेकिन एक कल्पना इस देश के लोगों के मन में है, जिस दिन आप पेट्रोल 33 रुपये बिकवा दोगे तो 50 साल राज करो, मैं कहता हूँ ये है। और हो सकता है उनके दिमाग में हो जाए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी तो मास्टरमाइंड लोग हैं ना, देखो वो तो क्या विचार किस समय लाएंगे कुछ पता नहीं है। हो सकता है एक दिन 2024 से थोड़ा सा पहले मन कहा जाएगा, चलो आज देश में क्रांति ला दो, आर्थिक क्रांति, कि पेट्रोल अब 33 रुपये जो आपको वो जो है लीटर मिलेगा। हो भी सकता है, देश है और वो करना भी चाहते होंगे, पर क्या है ना, नौकरशाही बीच में आती है, ब्यूरोक्रेसी बीच में आती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कितनी घोषणाएं करी भी देखा आपने, और ये घोषणाएं नहीं है, कुछ एक बातें तो सच है ना, कि बिजली का बिल माफ हो गया, आपका सिलेंडर आपको मिल रहा है, और पता नहीं कितने, ये आपका चिरंजीवी आपके सामने है, OPS आपके सामने है। तो आजकल क्या है ना कि खाली आश्वासन से काम नहीं चलता, डिलीवर करना पड़ता है आपको आज की अर्थव्यवस्था में। तो डिलीवरी हो रही है वहां पे, और इसी तरह से केंद्र सरकार भी कभी कुछ आएगा
तो कदम उठा सकते हैं। तो आज तो क्या है ना कि विदेशों में आप एक ग्लोबल पावर बन गए, आपका हो गया सब अच्छा, नाम यश मान हो गया। मजा तब आएगा जब वो वाकई पेट्रोल ही हर 33 बिकेगा यहाँ पे, या कुछ और ऐसा काम हो जाएगा, को पता नहीं जो है। तो जो आर्थिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक सफरनामा जो देश का है, भारत का है, विद इन इंडिया है, जो है, इसमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। हम सब आपकी तरफ से इस मंच से अपील करते हैं, भारत सरकार से भी, कि कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि पूरा देश आर्थिक नामा आपका लिखे। तो एक किताब लिखी है अभी तक, हाँ, और ये कहे कि आम आदमी आपने कर दिया ऐसा। अब ठीक है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और वो तो मिलता है, ठीक, वो तो ठीक है, मिनिमम फूड सिक्योरिटी हो गई आपको कि 80 करोड़ जनता को, अब 142 करोड़ हो गए हैं जैसे, वो मिलता है, चलो एक मिनिमम जिसे कहते हैं हो गया। एक दूसरा थोड़ा सा ये हो गया कि डायरेक्ट पैसा जाने लग गया, 1000 रुपये एक महिला को जा रहा है, तो करोड़ों किसानों को, इसको उसको जो भी जा रहा है वो पैसा जा रहा है। अब उसकी अलग अर्थव्यवस्था है, उसके लोग कहते हैं कि आप लोगों को आश्रित कर रहे हैं सरकार पे, निकम्मे हो जाएंगे लोग नरेगा की तरह। वो हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन ये सब हो रहा है। तो ऐसा किसी दिन ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुएं हो जाएं डिक्लेयर जो है। अच्छा, लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप है, पर दुनिया में क्या है कि पॉपुलर डिक्टेटर भी तो हुए हैं ना। मैं तो निकम्मे लोकतंत्र की सरकार के बजाय एक पॉपुलर डिक्टेटर को पसंद करूंगा जो जनता के मुद्दों को उठाए, जनता राहत हो, जिसमें जनता आराम में हो, जनता कोई तकलीफ नहीं हो जो है। हालांकि कोई डिक्टेटर बना नहीं है अभी, कार्यशैली से कभी कोई ऐसा एहसास होता है लोगों को ऐसा हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र ही है, उनको बनने की जरूरत ही नहीं है। उनके बिना बने सारे काम उसी तरह से हो रहे हैं, मैंने पहले आपसे कहा था जो है, उससे तो लोकतंत्र भी आपका है और आपका काम भी है। तो अल्टीमेटली क्या है, डंडा तो देखो शासन में चाहिए दीपक जी। मैं दुबई जाता हूं कई दफा, तो मैं देखता हूं इतना विकास कैसे है। तो मुझे एक व्यक्ति ने अर्थशास्त्र समझाया वहां, उसने कहा भाई देखो, आर्थिक विकास के लिए 3 बातें होती हैं। एक तो जेब में पैसा होना चाहिए सबसे पहले, तो पैसा तेल का है, टूरिज्म का है, तेल का है, पैसा हमारे पास। दूसरा क्या है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लैंड साफ होनी चाहिए। पूरे दुबई में 0 अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण नाम तो भारत में ही सुना हमने, और तो कहीं सुना नहीं विदेशों में, कहीं देश में। यहाँ तो लाखों लोगों की बस्तियां बच जाती हैं, बंबई में इधर उधर, जवाहरनगर बस्ती यही होंगे 7 लाख लोग जो है। तो उन्होंने कहा कि लैंड है ना खाली मिलनी चाहिए हमको, पैसा जेब में होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि फॉरेन की टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, जो शेख थे वहां, उनके बच्चे विदेशों में पढ़े हैं सारे, वो आधुनिक हैं, उनको मैनेजमेंट आता है। नहीं आता तो डॉक्टर वोरा ले लेते हैं, संजय जोशी को ले लेते हैं, दीपक जी उनको बुला के देते हैं भाई आप 1000 करोड़ लीजिए, हमारे कंसल्टेंट बन जाइए, ठीक है ना, 2000 करोड़ लीजिए। हालांकि उन्होंने 35,000 करोड़ का आईपीओ निकाला, मैं कहता हूँ 50,000 करोड़ का ऑफर कर देंगे इनको कि ठीक है आ जाओ भाई। एक बात है कहने के लिए, तो क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी, पैसा और वैकेंट लैंड, ये चमत्कार हो गया विदेशों में। आप देखिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो भारत में नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। अब स्कीम तो निकाली है इन्होंने कि स्लम को डेवलप करेंगे, बंबई में फिर ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन इस देश में भी आर्थिक सफरनामा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, आम आदमी का जिससे ताल्लुक है, उसको यार सस्ती चीजें दिला दो, बस बेसिक बात है, तो रिलीफ हो जाएगा थोड़ा सा उसमें। देखिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ आपकी इस पुस्तक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आप सबका आभार, थैंक यू सो मच।